अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक स्क्रीन नजर आ रही होगी और इसके अलावा सर आपको नजर आ रहा होगा मेरा वेब कैम और मेरे पीछे बोर्ड भी नजर आ रहा होगा। ऐसा है। तो ये जो क्वेश्चन वाला वो आ रहा है, एरिया आ रहा है, इसमें आप मुझे जो है वो कमेंट करके बता सकते हो कि मेरी आवाज आपको आ रही है नहीं आ रही है। हसनैन रजा, जुबैर हसन को भी आवाज आ रही है जी सर। क्लियर साउंड एंड क्लियर आवाज आ रही है आप सबको। मेरे पीछे आपको एक बोर्ड भी नजर आ रहा होगा और अगर थोड़ा सा स्वाइप करें उसको स्क्रीन को तो आपको एक प्रेजेंटेशन भी नजर आ रही होगी। नजर आ रही है? अच्छा जी सर, जरा सा 2 मिनट रुकते हैं ताकि लोग आ जाएं। कोई 160 के करीब पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। थोड़ा सा 1-2 मिनट रुक जाते हैं और फिर हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तब तक आप पानी वानी पी लें। हाँ जी, मैं क्लास में थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, बट क्लास शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। ठीक है? नहीं, मैं क्लास में कुछ 1:30 बजे से। चलो मैं कॉल करता हूँ। अच्छा जी, कर ले सर स्टार्ट, अल्लाह का नाम लेके। अच्छा जी सर, मुझे साथ साथ में थोड़ा सा ना एक रीजनेबल फीडबैक ये भी देते जाएं कि आप लोगों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका ये पहला अकाउंटिंग एक्सपीरियंस होगा विद रिस्पेक्ट टू आई कैप, क्योंकि उससे पहले उनका इंट्रो एग्जाम है। कितने लोग ऐसे हैं जिनका इंट्रो एग्जाम है और एग्जाम इंट्रो के साथ वो जो है वो FAR 1 देने हैं? अब इसमें बेसिकली तुम लोग ने ये यस करके लिख दो या मी करके लिख दो। शक्ति कुमार का मैसेज आ गया मेरे पास सर। सैयद राफे का मैसेज नो आया है। अच्छा देखो, एक चीज और सुन लो, तुमने जो सवाल पूछना मेरे बच्चों तुम लोग यहाँ पूछ सकते हो और एक दूसरे को ना आपका सवाल नजर नहीं आएगा तो खुल के सवाल पूछो। जो सवाल पूछना है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है? कोई ये नहीं सोचेगा तुम्हारे बारे में जजमेंटल नहीं होगा, ठीक है? चलें सर, हम स्टार्ट लेते हैं जनाब अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं एक सूरत पढ़ लेता हूँ सर ताकि अल्लाह के नाम से हमारा जो है वो सेशन स्टार्ट हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह के नाम से सर हमने आगाज किया है और सबसे पहले सर मैं सब्जेक्ट के बारे में जरा बताता चलूं कि इस सब्जेक्ट का ना कोर्स रीजनेबली चेंज हुआ है। मतलब पहले अकाउंटिंग के 2 ही सब्जेक्ट होते थे, इंट्रो FAR 1 और FAR 2 होते थे। अब 3 हो गए। अब एक इंट्रो का वो आ गया, कोर्स आ गया, फिर उसके बाद FAR 1 है और फिर उसके बाद FAR 2 है। लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इस इंट्रोडक्शन टू FAR 1 के कोर्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शामिल है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर जो आप यहाँ पढ़ोगे उसमें जो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो फिर आप किसी भी अगले स्टेज के नहीं पढ़ोगे, यानी आपका लास्ट फ्रंटियर होगा, इसके बाद आप उसको नहीं पढ़ोगे दोबारा, ठीक है ना? तो फिर आप देख लेंगे सर वो आपसे सवाल भी उसी तरह का पूछेगा कि मतलब इस स्टेज के बाद दोबारा टेस्ट नहीं होना, ठीक है ना? तो सर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है सर, उस प्रेजेंटेशन को हम लेके चलते हैं अल्लाह का नाम लेके सर। ये प्रेजेंटेशन आपको पीछे नजर आ रही होगी सर, आई होप आ रही है नजर सर? जनाब अब सही है? जी सर। सर मेरे पास सबसे पहले प्रेजेंटेशन आ रही है जनाब, मेरे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का नाम आ रहा है सर। इसमें खुदा के वास्ते चीज देख लीजिएगा। रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि सर हमारे पास ये अकाउंटिंग का पेपर नहीं है खाली। रिपोर्टिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग की लैंग्वेज, ठीक है जी? जब आप मिसाल के तौर पर कोई अकाउंटिंग की एंट्री से एक अकाउंटेंट पूरा टाइम अकाउंटिंग की एंट्रीज पास किए जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन बुक किए जा रहा है, सेल बुक किए जा रहा है,
हर ट्रांजेक्शन पे वो लेजर को अपडेट करता है, ट्रांजेक्शन पे जर्नल को अपडेट करता है। लेकिन सर जो बाहर यूजर बैठा हुआ है, जो शेयर होल्डर है, वो कोई डॉक्टर है, वो शेयर होल्डर कोई इंजीनियर है, वो शेयर होल्डर किसी ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है जो नॉन अकाउंटेंट्स हैं। तो सर उसको कैसे समझ आएगा कंपनी के रिजल्ट्स? तो सर हम क्या करते हैं कि उस कंपनी के रिजल्ट्स को आसान भाषा में कन्वर्ट करके उसको बताते हैं। और सर ये आसान भाषा में कन्वर्ट करके बताना इस टेक्निकली रिपोर्टिंग। ये क्या कहलाता है जनाब? रिपोर्टिंग कहलाता है। क्लियर है? तो सर आप ना सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ोगे बल्कि रिपोर्टिंग भी पढ़ोगे, यानी आप अपने अकाउंटिंग रिजल्ट्स को कैसे दिखाओगे ये भी इंपॉर्टेंट है। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऐसे शो करोगे, ऐसे डिपिक्ट करोगे कि यूजर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ आए। अच्छा दूसरा, अच्छा मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे टेबुलर फॉर्म में बनाना चाहिए। आप समझते हो नहीं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे रिपोर्ट फॉर्म में बनाना चाहिए। तो सर स्टैंडर्ड ने हमारे लिए ये भी आसान कर दिया है कि स्टैंडर्ड ने हमें बता दिया है कि हमें क्या चीज किस तरह बनानी है, यानी डिस्क्लोजर एज पर स्टैंडर्ड बनेंगे। जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे सर वो बनाओगे एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यानी आप दो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाएंगे, आपको उन दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। आपको उन दोनों में इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेट, इन टर्म्स ऑफ डिस्क्लोजर्स कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आपको दोनों अलग अलग नजर आएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी सर, सबसे पहली चीज, ये पहला पेपर है रिपोर्टिंग का, ये रिपोर्टिंग का फर्स्ट पेपर है, अकाउंटिंग का सेकंड पेपर है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का इससे पहले पेपर है, लेकिन वो बहुत बेसिक सा पेपर है। ठीक है जी सर, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, लेकिन ये याद रखना सर, ये ठोस कदम है, पहला कदम है, नहीं पहली दफा आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे इसके अंदर। ठीक है जी सर, हमारे लेवल 2 है ना, लेवल 2 का मतलब है कैफ 3, 4 और 5। सर ये उसमें सेकंड पेपर है, यानी सर हमारे पास पहले पेपर होगा टैक्स का, उसके बाद आपके पास सर FAR 1 का पेपर होगा, और फिर आपके पास एंड में आगे BMBS का पेपर होगा। ठीक है जी, और दिमाग में रखिएगा कि सर अगर आपको सिर्फ ये डबल एंट्री आती है ना, तो आगे मेरा काम है, ठीक है, कि मैं आपको जो है वो ये FAR 1 का स्टैंडर्ड, FAR 1 का पूरा कोर्स पढ़ाऊं, आपको इस हद तक अकाउंटिंग आती हो कि आपको एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री पास करना। ठीक है जी सर, अगर हम आगे जाएं जनाब, सर हमारे पास रिजल्ट्स, पास जो रिजल्ट्स रहे, अब इस तस्वीर को देख के ये नहीं सोचिएगा कि लड़कियों के रिजल्ट इसमें अच्छे रहे और लड़के बेचारे तबाह हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, अगर मैं देखूं तो सर रिजल्ट इसके बड़े वॉलेटाइल रहे, मतलब कभी 19% रिजल्ट, कभी 23% रिजल्ट, कभी 19% रिजल्ट, लेकिन ये दो एनॉमलीज भी हैं, आप देख लें। एनॉमलीज का मतलब है सर कभी 40 कभी 42 भी आए, ऐसे भी दिन आए इसमें, लेकिन आप मोर और लेस आप देख लें सर रिजल्ट इज नियरली 20 और 25%, मतलब 25% भी कभी कभी गया होगा तो गया है। 23% सर हाईएस्ट रिजल्ट रिपोर्ट हुआ है दो एनॉमलीज के अलावा। सर इसका मतलब ये है कि यार अगर 5 लोग पर्चा दे रहे हैं, ठीक है जी, 5 लोग पेपर दे रहे हैं, तो सर इन 5 लोगों में से एक बच्चे ने पास, मतलब हिस्टोरिकली वो पास हुआ है, ये 4 फेल हो गए। ऐसा क्या है यार इसके अंदर? ऐसा क्या है कि लोग जो है वो मतलब 20% रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 25% रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा क्या है? मैं नहीं दिख रहा, मुझे देखना जरूरी भी नहीं है बेटा, आप प्रेजेंटेशन पे पहले फोकस कर लें, फिर मैं अपने आप को दिखा दूंगा। ठीक है, तो सर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार इतना इतना बुरा रिजल्ट देखते हुए मैं आज से अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे रखूं कि मुझे ये बात पता हो कि यार देखो रिजल्ट आना है ऐसे, तो मैं अपना काम, अपना हिसाब किताब उसके हिसाब से रखूं, ज्यादा मेहनत करूं। देखो यार इसमें सबसे बड़ा प्लॉट ही है, इसमें कोर्स छोटा है, बड़ा कोर्स नहीं है, लेकिन सर प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये होती है कि जब वो कोर्स टेस्ट होता है तो सर उसके अंदर टेस्टिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है, वैरायटी बहुत ज्यादा है इसके अंदर सर, तो आप फंसोगे इसके अंदर अगर आप सर ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि सर अगर आपके स्टैंडर्ड्स पे कॉन्सेप्ट सही नहीं है, रट्टा लगाया हुआ आपने, चीजें याद की हुई है कि यार ये 3 चीजें गिवन होंगी तो मैं चौथी ऐसे निकाल लूंगा, नहीं बन पाएगा सर, नहीं बन पाएगा। इसके अंदर सर आपके कॉन्सेप्ट्स भी टेस्ट होंगे, ठीक है जी, और आपको उसकी एप्लीकेशन भी टेस्ट होगी, उसकी रिपोर्टिंग भी टेस्ट होगी। ठीक है जी सर, मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूँ। अच्छा, मैं ये अप्रिशिएट करूंगा कि आप जो कोर्स के कंटेंट्स हैं आप अपने पास लिखें, ताकि आपको याद रहे कि इस कोर्स में क्या क्या शामिल है। सर हमारे पास कोर्स के जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए मैंने यहाँ लिखी है कि सर नॉट अ लॉन्ग लिस्ट, ठीक है जी, लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, ठीक है ना, छोटी छोटी सी लिस्ट है, बट द डेविल लाइज इन डिटेल्स। ठीक है जी, डिटेल्स का मसला है सर, प्रॉब्लम इस चीज के ऊपर है कि आप लोगों ने उसको जो है वो जब कवर करने जाओगे तो उसकी डेप्थ में इशू है, डिटेल में इशू है। ठीक है जी सर, अब आप लोगों ने लिखना है सर मेरे साथ साथ,
ठीक है जी सर, इसका पहला पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हमारे कोर्स का। ठीक है जी, और देखो मैंने इसमें एक चीज लिखी है, नो होल्ड्स बार्ड। कितने लोग रेसलिंग देखते हैं सर आप में से? ऐसे एक बेसिक इंडिकेटर कर लो, मी कह के मुझे लिख के दे दो ताकि मुझे ये नजर आए कि कौन जिंदा है सर। रेसलिंग देखते हो, नो होल्ड्स बार्ड मैच का पता क्या होता है सर? आप ओपोनेंट को कुर्सी से मारना है, कुर्सी से मारे, हथौड़े मारना है, हथौड़े मारे, डंडे मारने हैं, डंडे मारे, कीले चुबो दे उसके अंदर। नो होल्ड बार सर इस टॉपिक में भी ऐसा ही है। यानी सर एग्जामिनर किसी भी स्टैंडर्ड को उठाएगा और यहाँ टेस्ट कर लेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। ठीक है जी, हर एक चीज यहाँ टेस्ट हो सकती है, एनीथिंग कैन बी टेस्टेड। ठीक है जी, आपको एक फाइनल अकाउंट्स का सवाल देगा, उसके अंदर डेप्रिसिएशन की भी एडजस्टमेंट होंगी, मे बी उसके अंदर और भी चीजों की एडजस्टमेंट होंगी, तो दिमाग बना के रखना सर ये एरिया 20 से 30 मार्क्स का है। ऑन एवरेज सर इसके अंदर 2 क्वेश्चन टेस्ट होते हैं सर, कभी कभी एक टेस्ट होता है, कभी 2 टेस्ट होते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम 2 टेस्ट होते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, लेकिन रिसेंट टाइम्स में एक ही क्वेश्चन इसमें से टेस्ट हुआ है सर। इसके 3 एरिया हैं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसको हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, कैश फ्लोज है हमारे पास, और रेशियोज है सर। लास्ट टाइम ये भी टेस्ट हुआ है सर। ठीक है जी, उससे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी एक एरिया टेस्ट हुआ है सर, कैश फ्लोज सर। ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में आ रहा है। ठीक है जी बेटा, इसमें क्या नो डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, हाँ मैं ये बता रहा था कि सर मेरे पास जो पहला एरिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, इससे सर 20 से 30 नंबर बनेंगे। ठीक है जी, 20 से 30 मार्क्स आएंगे। और इसमें 3 एरिया है सर हमारे पास। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसको हम उर्दू में कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। ठीक है जी, यानी बैलेंस शीट बनाना, और क्या बनाना साथ में सर, इनकम स्टेटमेंट बनाना, इस तरह की चीजें। ठीक है जी, अच्छा यार अजान हो रही है, हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। ठीक है, हाँ सिर्फ अजान हो जाए तो मैं सबके जवाब दे देता हूँ। हसन ठीक है, आगे बेटा पॉइंट आपका। या मेरे यहाँ हो रही है अजान, अगर 1 मिनट और रुक जाए, ठीक है ना। नमाज का ब्रेक, नमाज का ब्रेक 6, मैं 6:15 ऑफ कर दूंगा, 6:15 फिर आप नमाज पढ़ लेना। ठीक है,
यार अमार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं सबसे पहले तो दोबारा इस पे आता हूँ सर, अजान हो गई है। सर हमारे पास जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट टेस्ट होगा, कैश फ्लोज भी चूंकि उसी का पार्ट है तो सर कैश फ्लोज भी टेस्ट होगा। ये तीन टॉपिक्स हैं जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम कवर करते हैं, ठीक है जी। अब लैपटॉप पे भी चलेगा, मोबाइल पे भी चलेगा, ये सारे लॉजिस्टिक इश्यूज हैं, आप अपने एंड पे उसको देख लें, मोबाइल पे भी चलेगा, उस पर भी चल जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है जी। जैन अपना सवाल दोबारा पूछ लो बेटा। सर रेशोज, कैश फ्लोज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन तीन में से कोई दो चीजें टेस्ट होती हैं सर, कोई दो चीजें टेस्ट होती है। रेशोज में जो है वो मतलब कोई 12-15 रेशोज हैं, ये आपके कोर्स का पार्ट है जो अभी हम ऐसा ऐसा क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। सर ये तीन चीजें आई होप आप लोगों ने नोट कर ली होंगी, ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या होता है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलते हैं 2 सालों के और आपको असेस करना होता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस ठीक चल रही है नहीं, कंपनी के पास प्रॉफिट में तो इशू नहीं आ रहा, लिक्विडिटी में इशू तो नहीं आ रहा, कंपनी डिविडेंड सही दे रही है नहीं दे रही, कंपनी की मार्केट वैल्यू सही चल रही नहीं, इस तरह की चीजें होती है, एनालिसिस करना होता है उसमें। IS1 में से क्या टेस्ट होगा सर, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट टेस्ट होगी, ठीक है जी। बड़े जनाब आगे रेशोज में सर 14-15 रेशोज हैं जो आपके टेस्ट होंगे, कर लिए सर एक कॉपी जनाब। सर हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर है और उसके बाद सिंगल एंट्री। सर ये 15 मार्क्स का है, ये ओकेजनली कभी एक चीज टेस्ट होती है, कभी दूसरी, कभी एक कभी दूसरी, ठीक है ना। इसके इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन एक चीज है सर हमारे पास इसके अंदर फैक्ट्री अकाउंट्स, ये बेसिकली एक ऐसी चीज है जो आप कह लें फाइनल अकाउंट्स के साथ भी आप इसको कवर कर सकते हैं, आप इसको सिंगल एंट्री में मान सकते हैं। लेकिन आप ये चीज नोट करें कि सर आपके पास दो एरियाज ऐसे हैं जिसमें प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, यानी आपको बैलेंस शीट बनानी है, यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है आपको, इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना है, ठीक है जी। ये याद रखना सर, दो सवाल कम से कम ऐसे होंगे जिसमें आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा सर, ये याद रखिएगा। इसमें से सर एक सवाल जनरली टेस्ट होता है, 15 मार्क्स का एरिया है, लेकिन सर जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि हार्ड टू सोल्व, ये मुश्किल एरिया है, ठीक है ना। इसमें एग्जामिनर बहुत सारी चीजें ऐसी पूछता है जो जो मुश्किल होती है सर, मतलब एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है, 15 अकाउंट उसमें खोलने पड़ते हैं, यहां से मार्क्स निकालना मुश्किल है, ठीक है जी। लेकिन आपको सर यहाँ मेहनत करनी है, ठीक है ना। ये वो एरिया जो कॉन्फिडेंस शेक करवा देता है, यार आपके 85% मार्क्स बहुत अच्छे भी हो, आपको एक सवाल सर सवाल करते हुए मुश्किल फील होगा तो आपको फील होना शुरू हो जाएगा मुझे अकाउंटिंग नहीं आती, लेकिन ये याद रखिएगा अल्लाह के वास्ते कि यार ये एक ऐसा एरिया जो आराम से मतलब अगर ठीक ठाक मेहनत करें तो कवर हो सकता है। लेकिन फिर मैं बता दूं सर, आप जिस भी बच्चे से पूछेंगे जो FR1 का पेपर दे के आया होगा, विल टेल यू कि सिंगल एंट्री और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एरिया ऐसा भी थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है जी। ये आप लोगों ने आई होप कॉपी कर लिया होगा सर, दो एरियाज मैंने आपको करा दिए, साथ साथ इसको कॉपी करते जाएं। बेटा मैंने अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया उमर, मैं भी सिर्फ बता रहा हूँ कि हमारे कोर्स में है क्या क्या। आइए जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, ठीक है ना। फैक्ट्री अकाउंट्स में भी बैलेंस शीट, बिल्कुल फैक्ट्री अकाउंट पीनल बनाएंगे, बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे इसके अंदर, फैक्ट्री अकाउंट्स विल बी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। NPO इज नॉट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जो ट्रस्ट वगैरह हैं, जो क्लब्स वगैरह होते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, ठीक है जी। नहीं बेटा आगे जाने तो दो जैन। फैक्ट्री अकाउंट्स मींस का मतलब ये कि आप एक फैक्ट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो कि गुड्स प्रोड्यूस करने पे कितना खर्चा आया, ठीक है जी। यानी सर हमने मटेरियल कितना यूज किया, लेबर कितना यूज किया, इस तरह की चीजें, ठीक है जी। सर फाइनेंशियल IS1 में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी है, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, मैं उसको थोड़ा सा आगे जाके कवर करूंगा, ठीक है। बड़े हम दोस्त आगे कासिम, इस पर हम बात करते, रुक जाओ। बढ़ जाए, चलो जी। सर हमारे पास सबसे की एरिया, सबसे बेहतरीन एरिया जिससे आपको तकरीबन 40 से 50 मार्क्स यानी आपका आधा पेपर
यहाँ से आएगा, हाफ पेपर आपका इस एरिया से आएगा, ठीक है जी। और ये आधा जो पेपर है इसके अंदर सर ये स्टैंडर्ड्स है सर, ये स्टैंडर्ड है सर। इसमें आंखें खोल के देख लीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ठीक है ना, ये थ्योरी है सर मोस्टली हमारे पास। IAS 16 आप जमाने से पढ़ते हुए आ रहे हो सर, आपने इंट्रो में भी पढ़ा होगा, लेकिन सर यहाँ पर सिर्फ रीवैल्यूएशन और डिस्क्लोजर से रिलेटेड एरियाज के ऊपर फोकस होगा। यानी एसेट रीवैल्यू होते हैं तो कैसे होते हैं सर, उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है सर। IAS 20 हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट का है सर। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात गवर्नमेंट आपको जो है वो कोई एसेट खरीद के दे देती है, बाज़ औक़ात गवर्नमेंट आपको जो है वो मिसाल के तौर पर कोई लोन में सब्सिडी दे देती है, तो आपको कैश दे देती है कि फला एसेट आप खरीद लो, फला खरीद लो। सही है, तुम्हारे इस पर बात करते हैं हम, ठीक है जी। तो रिसेंट अटेम्प्ट में जो इनकम स्टेटमेंट का सवाल आया था उसके बारे में अभी रुक जाओ बेटा, सारी बात करते हैं, पहले हम कोर्स डिसाइड कर लें कि है क्या क्या इसके अंदर। सर गवर्नमेंट ग्रांट से हमारे पास, ठीक है जी, गवर्नमेंट जो हमें ग्रांट देगी सर उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। बोरोइंग कॉस्ट सर, अगर मैं कोई एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ये समझने वाली चीज नहीं है, समझना नहीं, सिर्फ मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। और उस एसेट की कंस्ट्रक्शन पे मैं लोन का पैसा इस्तेमाल करूँ, क्या इस्तेमाल करूँ, लोन का पैसा। तो सर वो लोन के पैसे पे जो इंटरेस्ट आएगी वो कैसे कैपिटलाइज होगी, यानी सर उस इंटरेस्ट का हम करेंगे क्या, ठीक है जी। तो बोरोइंग कॉस्ट आमतौर पे इंटरेस्ट को एक्सपेंस आउट कर दिया जाता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप इंटरेस्ट को बजाय एक्सपेंस आउट करने के एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देते हैं, ठीक है जी। सर इंपेयरमेंट ऑफ एसेट हमारे पास IAS 36 का है, ठीक है जी। यानी सर एक एसेट को आप इंपेयर कब करते हो, इंपेयर करने का मतलब ये है सर कि मिसाल के तौर पर एक एसेट है जो आपके पास कैरी हो रहा है सर 100 रुपए में, लेकिन मुझे पता है कि सर मैं इससे 100 रुपए निकाल ही नहीं सकता, इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो सर मेरे पास जो है वो, सर मैं इसको क्या करूंगा, एसेट को डाउनग्रेड कर दूंगा, नीचे ले आऊंगा, इसकी कैरिंग अमाउंट को कम कर दूंगा, अगर मुझे लगता है कि मैं इस एसेट को इस्तेमाल करके 100 रुपए हासिल नहीं कर सकता। देखो मैं फिर एक बात बता दूं, ये सिर्फ स्टैंडर्ड्स के नाम है, ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा मैं। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ग्रांट्स किस चीज के ऊपर है सर, गवर्नमेंट ग्रांट्स। जब आपको गवर्नमेंट को एसेट खरीद के दे उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, लोन दे दे उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दे उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, कैश आपको दे दे उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, आपका टैक्स रेट कम कर दे उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। देखो ये वो सारी चीजें जो गवर्नमेंट आपको एज एन असिस्टेंस दे रही है, एज ए ग्रांट दे रही है, उसकी अकाउंटिंग आपने कैसे करनी है, पूरा स्टैंडर्ड हमने पढ़ना है। अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ हमारे कोर्स में क्या क्या शामिल है। बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब है सूद, इंटरेस्ट। आमतौर पे इंटरेस्ट को हम एक्सपेंस आउट कर देते हैं, लेकिन सर कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर आप इंटरेस्ट को उठा के एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हो, आप एसेट के अंदर उसको कैपिटलाइज कर देते हो। कैपिटलाइज करने का मतलब ये है, मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट करने की जगह मैं सर पीपी डेबिट और कैश क्रेडिट कर देता हूं, यानी मैं सर उसको एक्सपेंस आउट नहीं करता। क्यों नहीं करता, थोड़ा सा आगे, बिल्कुल लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है बेटा आपका, ठीक है जी। सर इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, सर ये भी हमने आगे देखना है। जैसे आपके पास सर रिसीवेबल्स पे बैड डेट्स बुक करते हो, बिल्कुल बेटा जैसी क्लास खत्म होगी इसका लेक्चर आपके लिए अवेलेबल होगा, और मतलब लेक्चर आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होगा। सर इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स का मतलब यह है कि अगर आपने एक एसेट खरीदा, मिसाल के तौर पर सर 100 रुपए का, आपने उसको इस्तेमाल किया सर, मिसाल के तौर पर सर वो 100 से इस्तेमाल होते 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 80 पे आ गया, और हमें लगा बाद में कि यार ये तो कचरा हो चुका है, बकवास हो चुका है, बेकार हो चुका है, अब इससे सिर्फ 25 रुपए रिकवर होंगे, तो फिर स्टैंडर्ड आपको कहता है कि आप इसको सर कैरी नहीं कर सकते 80 रुपए पे। मैंने एक सर पीपी खरीदा, खरीद के उसको थोड़ा सा डेप्रिशिएट किया, चलाया, चलाने के बाद मुझे पता चला कि सर वो खराब हो चुका है, कचरा हो चुका है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, इस पे लॉस बुक करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। बेटा सारे इश्यूज हम क्लास के एंड पे डिस्कस करते हैं, रुक जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। FR1 और इंट्रो में अगर बंदा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा तो क्या करे। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सर प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, अगर एक ऐसी सवाल पूछूं प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है सर, दो चीजें आती हैं प्रॉपर्टी में। क्या क्या आता है सर प्रॉपर्टी में, जमीन और बिल्डिंग। क्या क्या आता है सर, जमीन और बिल्डिंग, ठीक है जी। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब वो जमीन और बिल्डिंग जो मैंने रेंटल इनकम के लिए खरीदे हैं, सर वो मेरे पास IAS 40 में आएंगे। उनकी अकाउंटिंग मैंने कैसे करनी है ये मैंने देखना होगा जनाब। सर मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप ये सारी चीजें अपने पास नोट कर लें। सर दिस विल कॉस्ट 50 मार्क्स, ठीक है जी। बोरोइंग कॉस्ट एक दफा फिर बता दूं, मेरे बच्चों हम स्टैंडर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, मैं फिर आपको आसानी के लिए बता देता हूँ स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे क्या। इस स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे ये कि सूद को आमतौर पे, इंटरेस्ट को आमतौर पे हम एक्सपेंस आउट कर देते हैं,
लेकिन सर बाज़ औक़ात आप इंटरेस्ट को एक्सपेंस आउट नहीं करते हो, बल्कि उसको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर देते हो। कब करते हो? वो हमने बोरोइंग कॉस्ट में पढ़ा, ठीक है जी। अभी हमने पढ़ा नहीं है कुछ भी, ठीक है जी। मैं सिर्फ बता रहा हूँ हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं कौन कौन से इसके। सर ये जो आपके पास 7 एरियाज आपको नजर आ रहे हैं सर, ठीक है जी, 2 4 6 एरियाज आपको नजर आ रहे हैं सर। ये आपके पास तकरीबन कोई 50 मार्क्स कैरी करते हैं, नहीं होता डेप्रिशिएट बेटा, ठीक है जी। 50 मार्क्स कैरी होते हैं इससे, ठीक है जी। ग्रेड में से क्वेश्चन कितने आते हैं सर? इस ग्रेड में से पूरा ग्रेड लास्ट टाइम टेस्ट हुआ, एक स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ, एक स्टैंडर्ड क्यूरी आती है सर एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है जी। सर इनकम स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के 15 मार्क्स में पहले बता चुका हूँ सर। इस पूरे एरिया के मार्क्स हैं आपके पास कुछ 40। मैं सर जरा सा पीछे जाके दोबारा रिपीट कर देता हूँ सर। मेरे पास जो पहला एरिया था ये, इसके 20 से 30 मार्क्स हैं जनरली। इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। या तो आपके पास सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रेशियोज आ जाएगा, या आपके पास सर रेशियोज और कैश फ्लोज आ जाएगा, ठीक है ना। ये कॉपी कर लिया जैन। सर मेरे पास जो दूसरा एरिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और सिंगल एंट्री का है, ये 15 मार्क्स का है। और सर इससे जनरली एक सवाल आता है सर, जनरली एक क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। और सर इसमें पीएनएल बैलेंस शीट ही बनाने होते। बिल्कुल बेटा, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है जी। सर ये वाला एरिया हमारे पास सर 3 स्टैंडर्ड इसमें कवर होते हैं। और सर इस 3 स्टैंडर्ड के आपके पास 3 स्टैंडर्ड कह रहा हूँ 3 एरियाज हैं सर। इसके आपके पास जो है वो 15 मार्क्स है, एक सवाल इसमें से टेस्ट होगा, ठीक है जी। सर मेरे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये 40 से 50 मार्क्स का एरिया है, आधा आपका पेपर का है सर। और सर इसमें सब कुछ टेस्ट होगा। मेरा नहीं ख्याल है कि सर कोई एक भी स्टैंडर्ड एग्जामिनर ऐसा होता है जो टेस्ट नहीं करता सर। हर एक स्टैंडर्ड पे 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर इस तरह के सवाल बना के पूछ लेता है, ठीक है जी। इस तरह के सवाल बना के पूछ लेता है। लेकिन मैं फिर रिपीट कर दूं, सारे के सारे स्टैंडर्ड इसमें टेस्ट होंगे, ठीक है जी। एक चीज एग्जामिनर नहीं छोड़ेगा। अच्छा जी, अब इसमें जरा एक चीज और सुन लो सर। सर लास्ट टाइम इसके अंदर जो है वो कोई 50 से 52 नंबर का पेपर टेस्ट हुआ है, ठीक है जी। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब है सर जो स्टैंडर्ड्स बने हैं वो किस बेसिस पे बने हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैं फिर बता दूं सर, हम ये यहाँ चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैं आपको टॉपिक की लिस्ट बता रहा हूँ। हम ये टॉपिक एक एक करके कवर करते जाएंगे आगे। बेटा मैं यहाँ टॉपिक्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उमर, मैं दोबारा आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब है गवर्नमेंट आपको जो फ्री में एसेट्स देती है, बाज़ औक़ात आपको जो फ्री में सर लोन मिलते हैं बगैर इंटरेस्ट के, उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, ठीक है जी। आपको ये लिखना नहीं है, आपको सिर्फ नाम लिखने हैं, स्टैंडर्ड अभी हमने पढ़ना है, ठीक है जी। बड़े स्टेप आगे जनाब, बढ़ जाए। कर लिया मेरे बच्चों, चले सर। अब आगे आते हैं सर हमारे पास इन 3 एरिया से, जिसका मैंने आपको बताया सर। पहला एरिया जो है वो आपके पास था तकरीबन कोई 25 से 30, 20 से 30 नंबर का। दूसरा एरिया आपके पास सर 15 मार्क्स का है। और सर तीसरा एरिया आपके पास जाके जो है वो कोई 50 मार्क्स का। तो सर आप देख लें कि आपको वेटेज कहाँ लगानी है, आपका हिसाब किताब कहाँ करना है, ठीक है जी। सर स्टैंडर्ड जो है वो सारे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। यार इसके अंदर एक स्टैंडर्ड ना और डालना भूल गए, वो डाल दो, वो सब्सिक्वेंटली बाद में कोर्स में ऐड हुआ था, वो 3-4 अटेम्प्ट से आ रहा है, वो है IFRS 15, वो भी इसमें डाल दो। सॉरी IFRS, मैं लिख देता हूँ IFRS 15 है रेवेन्यू का, वो भी डाल दो इसके अंदर सर। वो इनकॉर्पोरेट नहीं किया, भूल जाए। रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है जी, ये इंक्लूड कर दें, ये इंक्लूड कर दें इसके अंदर, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है जी, ये इंक्लूड कर दें इसके अंदर। सर मैं स्टैंडर्ड सारे ही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। जी जनाब, अब्दुल्ला कर लिया कॉपी मेरे बच्चों, मेहदी हो गया मेरे बच्चे। चलो जी सर, अब हम आते हैं जनाब एक ब्रीफ से डिस्कशन पे, फिर हम अपने पहले टॉपिक पे जाएंगे। सर क्या रीजन है कि इतना छोटा कोर्स, कोई 12-15 टॉपिक, टोटल 12 टॉपिक, ठीक है जी, और 12 टॉपिक्स में इतना पथेटिक रिजल्ट, 12 टॉपिक्स में इतना पथेटिक रिजल्ट। और वो आप साफ आ रही बेटा, इतना पथेटिक रिजल्ट क्यों सर? क्या चीज है जो आपको रोक रही है पास करने में सर? आने जरा सर, ये रीजन खुदा के वास्ते दिमाग में रखना, ठीक है जी।
सर जो एरियाज डिफिकल्ट हैं, जिसमें मार्क्स कम हैं, उस पर बहुत ज्यादा टाइम लोग लगा देते हैं, इस वजह से कि लोगों को ये चीज फील होती है कि यार जो चीज सवाल नहीं सॉल्व हो रहा ना, मैं तो उसको सॉल्व करके ही उठूं ऐसी की तैसी। एक सिंगल एंट्री का क्वेश्चन उठाया, ठीक है जी, फंस गया उसके अंदर, करते 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 शाम हो गई, सॉल्व करते करते दूसरा उठाया, उसमें फंस गया। तो यार देखो सही है, ठीक है, आपने काम करना है इसके ऊपर, आप अपना पूरा दिमाग लगाएं इसके ऊपर, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जो एरिया आपको ज्यादा मार्क्स देके जा रहा है, ठीक है, जो 50 नंबर का स्टैंडर्ड बेस्ड एरिया, उस पर ज्यादा टाइम लगाना, ज्यादा टाइम लगाना, ठीक है जी। फिर हमारे पास सर दूसरा जो बड़ा मसला आता है इसके अंदर मेरे बच्चों, वो ये कि लोग इसमें ये प्रेफर करते हैं कि यार सवाल 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 सवाल, पास पेपर के सवाल, इसके सवाल, उसके सवाल, लोग सवाल पे सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं हो रहा होता, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं हो रही होती। जैसे मिसाल के तौर पर सर, आपके पास रेवेन्यू का स्टैंडर्ड ना सब्सिक्वेंटली बाद में आया, 2013 के, जब 2013 में सिलेबस चेंज हुआ ना, उससे काफी बाद आया। लेकिन अगर आप देखें उसके ऊपर से प्रैक्टिस मटेरियल नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ पास पेपर की हद तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं, वही काम करते हैं बार बार, कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, बस पेपर के सवाल याद कर लिए। यार मैं फिर आपको बता दूं, देखो ये इंटरमीडिएट या आई लेवल्स के पेपर नहीं है, ठीक है ना, जहां आप एक पर्टिकुलर पैटर्न के सवालों की प्रैक्टिस करके चले जाएंगे, और आपका जो है वो IFRS 15 का नाम मैं बता चुका हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, ठीक है जी। सर हमारे पास कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस साथ में करनी है, ये याद रखना, कॉन्सेप्ट मेन होगा, प्रैक्टिस हमारे पास सर सेकेंडरी होगी। लोग प्रैक्टिस को पहले रखते हैं, कॉन्सेप्ट उनको पता नहीं होता, यार याद कर लेते हैं सवालों को रट्टा मार के, नहीं, ऐसा काम नहीं करना सर। सर एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो इस पेपर में है लोगों के साथ, वो है सर सीक्वेंसिंग ऑफ स्टेप्स का। अच्छा लोग याद कर लेते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर बोरिंग कॉस्ट का सवाल है, बोरिंग कॉस्ट के सवाल में वो रट्टा मार लेंगे कि यार पहले ये निकालना है, फिर इसके बाद ये निकालना है, फिर इसके बाद ये निकालना है, फिर ये चीज एग्जाम में गिवन होगी तो मैं पांचवी चीज निकाल दूंगा। मैं आपको फिर बता दूं सर, अगर आप इस अप्रोच से पर्चा देने जा रहे हैं ना, तो फिर आप तबाही की तैयारी कर रहे हैं। और इसका मेन रीजन ये है कि सर इस अप्रोच को लोग अडॉप्ट इसलिए करना शुरू कर देते हैं कि सर जब वो सवाल उठा के सॉल्व करना शुरू करते हैं ना, तो उनको पता चलता है कि यार 2-3 तरीके से सवाल एग्जामिनर ने पूछा है, और वो 2-3 तरीके के सवाल ही जो है वो पास पेपर में पूछा रहे, लेकिन आप लास्ट 3-4 अटेम्प्ट के पेपर उठा के देख लो, आपको हर सवाल अलग नजर आएगा, हर सवाल अलग नजर आएगा, ठीक है जी। तो खुदा के वास्ते सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और अगेन सर ये आएगा एक मसला, टेकिंग शॉर्ट सिलेबस टू इजी। और भाई यार मैं तो ओ लेवल्स ए लेवल्स का बैकग्राउंड है, ठीक है जी, और हम तो इस कोर्स को जो है ना वो कहाँ रखते हैं, पता नहीं, छत पे रखते हैं, ठीक है जी। तो सर मैं आपको फिर बता दूं, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, स्टैंडर्ड जब आप खोलोगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत सारा मसला इसके अंदर ऐसा है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपने पढ़ी ही नहीं होगी, ठीक है जी, पढ़ी ही नहीं होंगी आपने, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है जी। तो सर सिलेबस को लाइटली लेना, सर इसका मतलब है मेरे पास समरी है कि मुझे 50 नंबर का जो एरिया है उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है जी, मुझे अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, मैंने प्रैक्टिस पे बहुत काम करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट को मैंने सेकेंडरी नहीं रखना, मैंने रट्टा नहीं मारना, सीक्वेंसिंग नहीं करनी है, ठीक है जी, कि मैं रट्टा मार लूं यार ये 3 स्टेप्स के बाद चौथा स्टेप ये होगा, ये काम मैंने नहीं करना। और सर सिलेबस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैंने काम सारा ही करना है, ठीक है जी। सर एक 3 स्टेप मॉडल है हमारे पास सर, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे हम, प्रैक्टिस करेंगे, और कांस्टेंट रिवीजन होगा। कांस्टेंट रिवीजन कैसे होगा सर, क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, मैं फिर बता दूं सर, हम इस क्लास का लेक्चर वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको देंगे ताकि आप सुकून से अपने पास उसको रखो और फ्यूचर रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करो। अल्लाह करे इंशाल्लाह जल्दी वो दिन आए कि फिजिकल क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएं, ठीक है जी। मुझे नहीं लगता कि सर कोई देर से हो गया काम, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला जो ये अज़ाब आया हुआ है, जो इम्तिहान आया हुआ है सर, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम कंट्रोल हासिल कर लेंगे, तो इंशाल्लाह हम जल्दी से जो है वो अपने फिजिकल क्लासेस की तरफ चले जाएंगे, ठीक है जी। सर आपको एक मैनुअल मिलेगा, एक प्रिंटेड मैनुअल होगा जो आपको मिलेगा सर, वही आपने अपने पास रखना है, आपने कोई किताब नहीं खरीदनी, उसके अंदर पास पेपर्स और सारी चीजें कवर्ड है, हर एक चीज उसके अंदर कवर्ड है, यू डोंट नीड टू परचेज एनीथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है जी, आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। सालिया बेटा आप आवाज आ रही है सही, आवाज आ रही है जैनब, ठीक है जी। तो सर आपके पास जो जो मैनुअल है वो आपके पास रहेगा, और इस मैनुअल से ही आपने सब कुछ करना है, ठीक है जी। ये FAR 1 ही है बेटा, FAR 1 का आपने मैनुअल अपने पास रखना है, और सर ये मैनुअल में सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड है, ठीक है जी,
सर एक आपके पास ग्रुप होगा जिसमें जो है वो आपको ऑनलाइन सपोर्ट मिलेगी, जो आपको इस क्लास के अंदर मटेरियल सर जो क्लास में सवाल वाल होंगे तो उसका सर मैं हर एक इवन जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट भी हो जाएंगी मैं तब भी उसकी वीडियो आपसे शेयर करूंगा, ताकि बाद में आप सुकून से जो है क्लास में बैठ के उसको मतलब घर पे बैठ के उसको देख सकें। इवन फिजिकल क्लासेस की भी मैं आपसे पर्सनली वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है जी। ग्रुप का लिंक कहाँ से मिलेगा? जैसे सर ये सेशन खत्म हो आप RTT पे जो है वो हम से जो है रिव्यू कर लीजिएगा। आपको ग्रुप फुल है, सेकंड चौथा ग्रुप बना देंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है जी। मैनुअल जो है वो शुरू के चैप्टर्स हम आपको पीडीएफ में दे देंगे, लेकिन जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी फिजिकल तो आपको फिजिकल लेना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा जनाब बढ़ जाएंगे अल्लाह का नाम लेके, थैंक यू वेरी मच। हम अपने पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं, तैयार हो आप लोग? 1 मिनट का सांस ले लो, पानी वानी पीना है तो पी लो, हम अपना पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं सर, ठीक है जी। मैनुअल आपको सर ARTT से मिलेगा। राइस की बुक ले लें, राइस की बुक से ज्यादा अच्छी किताब होगी हमारी, राइस की किताब प्रैक्टिस के लिए अगर आपने लेनी है बेशक लें, कोई मसले वाली बात नहीं उसमें, ठीक है ना। इबादुल्लाह मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ मेरे बच्चे, छोटा ब्रेक नहीं है, ऐसी ब्रेक है ऐसी। फिजिकल क्लासेस भी आप ही लेंगे? बिल्कुल मैं ही लूंगा भाई। मैनुअल में आंसर्स इंक्लूड कर दीजिएगा, आंसर आपको हम पीडीएफ में दे देंगे, ठीक है जी। न्यू ग्रुप का लिंक क्लास के एंड में मुझसे ले लेना, यहीं पे ले लेना, ठीक है जी। बड़े आगे दोस्त हम 1 मिनट का वेट कर लें, 2 मिनट सर पानी का ब्रेक है। वो भी बोलने मेरे बच्चों तब खराब होगी। कौन बोल पूछिए कि टीचर की क्लास ये लगानी है, उसके टाइम टेबल लगाऊंगा ऑनलाइन वाला। हाँ निकल लेते हैं, एक तो बोलूँ आपने बोल दिया। चलो जी बड़े जनाब हम आगे। अच्छा जनाब अब आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा सर एक पेज ऐसा, नजर आ रहा है बाबू? अच्छा जी सर स्टार्ट करें हम अपना पहला टॉपिक। सर हम अपना पहला टॉपिक कुछ इस तरह रखेंगे कि हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जरा रिवाइज करेंगे, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बनाए हुए सर जो मेरे बड़े काम आएंगे आगे के स्टैंडर्ड्स पढ़ाने के लिए। तो मैं आपको सर कुछ 5-6 कॉन्सेप्ट छोटे छोटे दे रहा हूँ ताकि मुझे जो है वो आगे के स्टैंडर्ड्स पढ़ाने में आसानी रहे, ठीक है जी। तो अपने पास आप हेडिंग डालोगे जनाब किस चीज की? बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है जी। तैयार हो बेटा? अच्छा जी सर सबसे पहले जो है वो अपने पास आप हेडिंग डालोगे जनाब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहली हेडिंग जनाब नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, ठीक है जी। सर अपने पास आपने हेडिंग डाल दी सर, डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी इसकी, आपने कॉपी भी करना है, पीडीएफ भी आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी सर बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने हेडिंग डाल दी है सर अपने पास पहली कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, ठीक है जी। अब सर सबसे पहले एक चीज नोट कीजिएगा सर, सर 1 जनवरी का एक खूबसूरत दिन 2016 साल सर मैंने एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी सर मिसाल के तौर पर मैंने एक एसेट परचेज किया सर 10,000 रुपए का, ठीक है जी। कितने का मैंने परचेज किया बेटा?
10,000 रुपए का मैंने एक एसेट परचेज किया, ये इसकी कॉस्ट है। ठीक है जी। मुझे बताओ मेरे बच्चों, मैंने 1 जनवरी 2016 को क्या एंट्री पास की होगी इसकी? क्या एंट्री पास की होगी सर मैंने? सर मैंने एंट्री पास की होगी पीपी डेबिट कितने से? 10,000 से, और सर कैश क्रेडिट कितने से? 10,000 से। ये मैंने पहली एंट्री पास की होगी। डन। अच्छा सर, फिर इसके बाद मैंने कुछ डिटर्मिनेंट्स रखने हैं। सर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस एसेट की यूजफुल लाइफ, कौन सी लाइफ? यूजफुल लाइफ है कितने जी? 5 साल। कितने साल जी? 5 साल। अच्छा, बेसिक से एक आइडिया। मुझे एक बात बताओ, यूजफुल लाइफ क्या होती है? सर यूजफुल लाइफ क्या होती है और इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है? क्या फर्क है दोनों में बाबू, यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ? चलो जी शेयर करें अपना आइडिया सर। व्हाट इज यूजफुल लाइफ, व्हाट इज इकोनॉमिक लाइफ? व्हाट इज यूजफुल लाइफ, व्हाट इज इकोनॉमिक लाइफ? नो आइडिया सर। व्हाट इज यूजफुल एंड व्हाट इज इकोनॉमिक लाइफ? सर सुने, मिसाल के तौर पर सर, एक एक कंपनी है, एक आईटी कंपनी, ठीक है जी, एक आईटी कंपनी है, उसने एक कंप्यूटर खरीदा। ठीक है जी, उसने कंप्यूटर खरीदा कि जी मैं सर्विसेज देता हूं, मिसाल के तौर पर मैं ऑनलाइन जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता हूं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को। तो सर उसने कंप्यूटर खरीदा और सर ये बंदा कंप्यूटर 2 साल बाद निकाल के फेंक देता है। क्यों? टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से अपडेट हो रही है कि 2 सालों में सर ये कंप्यूटर निकाल के फेंक देता है। ठीक है जी। सर जो इसका निकाला हुआ कंप्यूटर होता है ना, वो एआरटीटी खरीद लेता है। एआरटीटी खरीद के क्या करता है सर, उसको इमरान अरशद के हवाले कर देता है, और वो क्या पढ़ाते हैं सर इससे? आईटी का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर। और हमारे पास सर ये 5 साल तक हिस्सा रहता है। ठीक है जी। कितने सालों तक? 5 सालों तक घिसता है सर। 5 साल घिसने के बाद हम इसको सर उठा के बेच देते हैं एक गेमिंग जोन वाले को। किसको? गेमिंग जोन वाले को, जो इस पे क्या चलाता है? काउंटर स्ट्राइक चलाता है। सर 3 साल वो भी चलाता है इसी कंप्यूटर को, और सर इसके बाद वो उठा के कचरे के दामों इसको स्क्रैप कर देता है। तो बताओ सर, अगर मैं आपसे पूछूं आईटी कंपनी के लिए, मेरे बच्चों आईटी कंपनी के लिए इस एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी थी? आप कहोगे 2 साल। एआरटीटी के लिए इसी एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी थी? आप कहोगे 5 साल। गेमिंग जोन के लिए इसी एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी थी? आप कहोगे 3 साल। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, तो आप कहोगे सर सारे यूजर जो मिलके, सारे यूजर जो मिलके इसका बेनिफिट ले रहे हैं, सारे यूजर जो मिलके इसका बेनिफिट ले रहे हैं, वो कितने हैं सर? 10 साल। ये इसकी इकोनॉमिक लाइफ है। ये क्या जनाब? इसकी इकोनॉमिक लाइफ। तो इकोनॉमिक लाइफ का मतलब क्या है? सारे यूजर मिलके इसका कितना कितना बेनिफिट लेंगे? 10 साल। आईटी कंपनी के लिए यूजफुल लाइफ कितनी? 2 साल। एआरटीटी के लिए यूजफुल लाइफ कितनी? 5 साल। गेमिंग जोन के लिए यूजफुल लाइफ कितनी? 3 साल। तो सर मेरे पास टोटल लाइफ कितनी हो गई सर? 10 साल। ये मेरे पास है इकोनॉमिक लाइफ। अब बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि एसेट को इकोनॉमिक लाइफ पे डेप्रिशिएट करें या यूजफुल लाइफ पे? इकोनॉमिक लाइफ पे, यूजफुल लाइफ पे? बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चे, हम एसेट को यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं, इकोनॉमिक लाइफ पे डेप्रिशिएट नहीं करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं आपसे कहूं, गौर से सुनना, कि मेरे पास जो पीपी मौजूद है मेरे बच्चों, मैं उसको सर डेप्रिशिएट करूंगा 5 सालों पे, अज्यूमिंग कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू निल होगी, निल। तो इसका मतलब ये है कि सर इसकी यूजफुल लाइफ भी 5 साल है और इसकी इकोनॉमिक लाइफ भी 5 साल है। रेजिडुअल वैल्यू निल होने का मतलब ये है कि इसके बाद सर ये किसी के भी इस्तेमाल में नहीं आएगा। इसकी यूजफुल लाइफ भी कितनी? 5 साल। इसकी इकोनॉमिक लाइफ भी कितनी? 5 साल। लेकिन मैं फिर रिपीट कर दूं सर, मैं एसेट को डेप्रिशिएट किस पे करता हूं सर? यूजफुल लाइफ में। मैं इकोनॉमिक लाइफ पे डेप्रिशिएट नहीं करता। अब बताओ सर, अगर इसमें मैं डेप्रिसिएशन बुक करने जाऊं, तो बताओ सर मेरे पास डेप्रिसिएशन कैसे बुक हो? सालाना डेप्रिसिएशन 10,000 डिवाइडेड बाय 5, मेरे बच्चे कितना आता है? ये कितना आता है एक साल का डेप्रिसिएशन? सर केवल 2,000 रुपए। ठीक है जी, केवल 2,000 रुपए। बताओ सर मेरे पास 31 दिसंबर 2016 क्या एंट्री पास करूं? सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? सर 2,000 रुपए से। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने ने सर?
2000 रुपए से, ऐसा है सर, प्रोपोर्शनेट नहीं किया है। किस चीज को बेटा प्रोपोर्शनेट नहीं किया है? हमने एसेट खरीदा है 1 जनवरी को है, ठीक है जी, तो प्रोपोर्शनेट करने की क्या जरूरत है सर? हमने डायरेक्ट 31 दिसंबर 2016 में पूरे साल का डेप्रिसिएशन बुक कर लिया, कितने का? 2000 रुपए का। ऐसा अब बताओ मेरे पास सर जो मैंने एसेट बुक पे डेप्रिसिएशन बुक किया है, मेरे बच्चों मेरे पास एसेट की नेट कैरिंग अमाउंट आफ्टर डेप्रिसिएशन क्या रह गई है सर? नेट कैरिंग अमाउंट आफ्टर डेप्रिसिएशन रह गई है मेरे पास कितने की? 8000 रुपए की। ऐसा अब इस पॉइंट पे मेरे पास मेरा प्लानिंग मैनेजर आता है और वो ये कहता है कि सर ये जो आपने ये एसेट खरीदा हुआ है ना, ये जो आपका प्लांट है, ये जो आपने खरीदा हुआ है सर, इसकी आज मार्केट में फेयर वैल्यू सिर्फ 7000 रुपए है। कितने? 7000। मैंने कहा इतने कम? उसने कहा हाँ सर, क्योंकि 1 साल पुराना हो चुका है, ये मार्केट में बेचने जाओगे कितने का बिकेगा? 7000 रुपए का बिकेगा। फेयर वैल्यू का मतलब है मैं इसको मार्केट में कितने में बेच सकता हूँ। तो सर मैं इसको कितने में बेच सकता हूँ मार्केट में? सर 7000 रुपए में बेच सकता हूँ। लेकिन मेरे बच्चों इसको बेचने पे खर्चा भी आएगा, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ कॉस्ट टू सेल। सर इसके बेचने पे खर्चा आएगा, कमीशन देना पड़ेगा मुझे 500 रुपए का, सर किराया देना पड़ेगा मार्केट तक ले जाने का, कितना? मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू बिल्कुल सेम है मेरे बच्चे। सर मार्केट में इसको लेके जाना पड़ेगा, किराया लगेगा 500 का सर, ब्रोकरेज लगेगी, सब कुछ मिला जुला के नेट कितने पैसे इसको बेच के मिलेंगे? 6500। कितने मिलेंगे? 6500। अब वो प्लानिंग मैनेजर मुझे कहता है कि बेटा जो तुमने 8000 रुपए पे एसेट फेयर वैल्यू का मतलब है एफई स्टैंड्स फॉर फेयर वैल्यू, पूरा ध्यान देना है मेरे बच्चों, ठीक है जी। 7000 रुपए सर इस एसेट की फेयर वैल्यू है। सर मार्केट में बेचने जाऊंगा 7000 में बिकेगा, फेयर वैल्यू का मतलब है मार्केट वैल्यू, मार्केट में कितने का बिकेगा? 7000 रुपए में सर ये एसेट बिक जाएगा, जिसको मैं 1 साल चला चुका हूं सर। लेकिन बाद जब बेचने जाऊंगा तो मुझे खर्चा करना पड़ेगा इसके ऊपर, कितने का सर? 500 रुपए का। 500 रुपए का सर मुझे इसको खर्चा करना पड़ेगा। अगर मैं सर 7000 में से ये कॉस्ट टू सेल निकालूं तो नेट मुझे कितने बच रहे हैं सर? 6500। इसको उर्दू में मतलब पता क्या है? ले जाओ इसको बेचने के लिए, बेचोगे 7000 तो मिलेंगे, लेकिन सर 500 रुपए आपके चले भी जाएंगे। इन अ सेंस इट्स एनआरवी, लेकिन इसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कितना सर? ये 6500। तो सर मेरे प्लानिंग मैनेजर ने कहा आप एसेट को 8000 पे बुक करके बैठे, बाबू 6500 का हो चुका एसेट, इस एसेट को नीचे ले आओ। 8000 पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते तुम इसको। मैंने कहा नहीं यार, ये क्या बात कर दिया आपने? मैंने कोई बेचने के लिए थोड़ी खरीदा ये एसेट, मैंने इस एसेट को बेचने के लिए थोड़ी खरीदा, मैं तो उसको इस्तेमाल करूंगा। ये कोई स्टॉक थोड़ी है, मटेरियल थोड़ी है, ये क्या है मेरे पास? पीपी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है बाबू, मैं तो उसको इस्तेमाल करूंगा। तो उसने कहा सर इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे? मैंने कहा आइंदा 4 सालों में। कितने सालों में? 4 सालों में सर ये मुझे प्रॉफिट जनरेट करके देगा, ये मुझे कैश जनरेट करके देगा। अगले 4 सालों में ये एसेट मुझे कैश फ्लो जनरेट करके देगा, कमा के देगा। सर कितने कमा के देगा? सर ये एसेट मुझे कमा के देगा सर 8900 रुपए। कितने? 8900 रुपए। कॉस्ट टू सेल दोबारा बता दें, सीटीएस कॉस्ट टू सेल का मतलब है सर आप इसको बेचने जाओगे मार्केट में तो कितने का बिकेगा, ये कितने रुपए बेचने पे खर्चा आएगा, ब्रोकरेज, रास्ते पे किराया जाने का। सर मैं अगर आज अपने घर का फर्नीचर बेचने जाऊं ना, फर्नीचर तो बिक जाएगा सर 80-90 हजार रुपए का, लेकिन मार्केट तक उसको लेके जाना, किसी ब्रोकर को ब्रोकर के मत्थे मार के सर उसकी ब्रोकरेज वगैरह, ये सब मिला के जो कहलाते हैं, क्या कहलाता है? कॉस्ट टू सेल। क्या कहलाता है? कॉस्ट टू सेल। अब बताओ सर अगर इसको मैं 4 साल इस्तेमाल करूं तो ये मुझे क्या जनरेट करके देगा? कैश फ्लो जनरेट करके देगा। कितना? 8900। कितना? 8900। अब बताओ बेचूं तो 6500 मिले, चलाऊं तो 8900 मिले, बेचूं तो 6500 मिले, चलाऊं तो 8900 मिले। बताओ क्या करना चाहिए? बेचना चाहिए, चलाना चाहिए? बेचना चाहिए, चलाना चाहिए? सर क्या करना चाहिए? कंपनी की अगर मतलब प्रूडेंट है, यूज करेगी या बेच देगी? बिल्कुल सर चलाएं। इसका मतलब है सर इन दोनों में से कंपनी का जो रिकवरेबल अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट का मतलब है कंपनी कितना मैक्सिमम रिकवर कर सकती है। क्या चीज?
मैक्सिमम रिकवर कर सकती है वो कितना जनाब, 8,900। अब बताओ, मैंने अपने एसेट को 8,000 पे रिकॉर्ड किया हुआ है, क्या मेरा एसेट मुझे 8,000 कमा के दे देगा? मेरा सवाल है, क्या मेरा एसेट मुझे 8,000 कमा के दे देगा? हाँ सर, 8,000 से ज्यादा ही कमा के दे देगा। इसका मतलब है मेरा एसेट खराब नहीं हुआ, मेरा एसेट इम्पेयर्ड नहीं हुआ, मेरा एसेट तबाह नहीं हुआ। ऐसा, ये बात समझ में आती है? दोबारा सर, 8,000 का मेरा एसेट है, ठीक है जी, बेचने जाऊं 6,500 में बिकेगा, चलाऊं 8,900 कमा के देगा, तो पहले डिसाइड करें बेचें या इस्तेमाल करें। हमने डिसाइड किया इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल अगर करते हैं तो कितने कमा के दे रहे हैं? 8,900। इसका मतलब है सर आपको 8,000 से ज्यादा पैसे कमा के दे रही है एसेट। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा एसेट इम्पेयर हो चुका है, खराब हो चुका है, गिर चुका है वैल्यू में, जो कैरिंग अमाउंट है रिकवर करके नहीं देगा? नहीं सर, ये कैरिंग अमाउंट बिल्कुल रिकवर करके देगा, ये इनफैक्ट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा रिकवर करके देगा। क्या मैं ये कंक्लूड कर दूं कि देयर इज नो इम्पेयरमेंट, देयर इज नो इम्पेयरमेंट in the asset, there is no impairment in the asset? ऐसा? अब बताओ इम्पेयरमेंट कब आएगा सर एसेट के अंदर? कब आएगा इम्पेयरमेंट? कब आएगा एसेट के अंदर? कब आएगा इम्पेयरमेंट एसेट के अंदर? सर शाबाश, जल्दी बताओ। व्हाट इज इम्पेयरमेंट एक्चुअली? बैड डेट सुना है? एक बंदे से 100 रुपए लेने थे, उसने आपको 80 रुपए दे दिए, 20 रुपए खा गया, तो मैं कहूंगा हमारा रिसीवेबल इम्पेयर हो गया, पैसे रिकवर नहीं हुए, ठीक है जी। जब कैरिंग अमाउंट रिकवर नहीं होती पूरी तो हम इसको क्या कहते हैं? इम्पेयरमेंट कहते हैं, ठीक है जी। हाँ जी सर, कैरिंग अमाउंट रिकवर नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक है सर। कैश फ्लोज में आपने अज्यूम किया है कि कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सर मैंने अज्यूम किया है, कैलकुलेट करना सीखेंगे हम इस पूरे कोर्स में। सर जब 6500 से कम हो जाएगा, आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है सर। जब एसेट 8,000 से कम कमा के देगा तो हमने उसको इम्पेयर करना है, ठीक है जी। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इम्पेयरमेंट लॉस कहलाता है, बिल्कुल सही मेरे बच्चे, ये लॉस इम्पेयरमेंट कहलाता है, ठीक है जी। जैन बिल्कुल, हाँ जी। जब यूजफुल लाइफ ज्यादा पैसे देगी और चलाने में कम, यूजफुल लाइफ जब, देखो आसान भाषा में मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बताओ सर, मैंने एक एसेट 10,000 का लिया, 10,000 का लिया, 10,000 रुपए का एसेट लिया, ठीक है जी। इस्तेमाल उसको 1 साल किया, कितना रह गया? 8,000 रह गया। अब मैं, मुझे एक बंदे ने आके डरा दिया कि यार आपका एसेट तबाह हो चुका है, खराब हो चुका है, इस पे लॉस बुक करो, गिरा दो, इतने नहीं मिलेंगे इससे, 8,000 नहीं मिलेंगे इससे, क्योंकि आप मार्केट में जाके बेचोगे 6,500 मिलेगा। इस्तेमाल करोगे तो कितना कैश कमा के देगा ये एसेट? 8,900 कमा के देगा। मैंने कहा तो भाई मैं इस्तेमाल करूंगा इसको, मैं इसको नहीं बेचूंगा, बेचूंगा तो 6,000। यार मुझे खुद एक बात बताओ, मैं एक गोले गंडे की मशीन लगाता हूँ, ठीक है जी, गोला गंडा बेचता हूँ, गोला गंडा बेचता हूँ सर। मेरे पास मशीन मैंने 10,000 की ली थी, 1 साल चलने के बाद 8,000 की रह गई है, डेप्रिशिएट हो गई है। एक बंदा आके कहता है सर मशीन बेचोगे, 6,500 रुपए देता हूँ। मैं कहूंगा नहीं यार, क्यों बेचूं तुम्हें? क्योंकि मैं इसको 4 साल खुद इस्तेमाल करके गोले गंडे बेच के जो भी है वो 8,900 कमा सकता हूँ, ठीक है जी। तो मैं ये गोला गंडा बेच के सर 8,900 कमा सकता हूँ, ये बेहतर है या मैं उसको 8,500 में बेच लूँ? नहीं सर, मैं सर हाउ टू फाइंड रिकवरेबल, एब्सोल्युटली सर मुझे बताएं इन दोनों में से ज्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है? ज्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है? इस्तेमाल करना। तो सर इस्तेमाल करने को मैं कहूंगा 8,900 ये मेरा रिकवरेबल अमाउंट है। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब इस एसेट से मैक्सिमम 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 कितना पैसा रिकवर कर सकते हो? 8वीं दफा एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस एसेट से कितना पैसा रिकवर कर सकते हो सर? 8,900, ठीक है जी। कितने? 8,900 सर, ये मैंने अंदाजा लगाया कि मैं 8,900 रुपए इस एसेट से रिकवर कर लूंगा। क्लियर है? कब रिकवर करूंगा सर? जब इसको इस्तेमाल करूंगा, जब इसको चलाऊंगा, ऐसा। अब बताओ सर, मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे इस एसेट को क्या इंपेयर करना चाहिए, क्या इंपेयर करना चाहिए? सर ये सर्टन है कि ये 9,000, बेटा देखो हम एक अल्लाह जानता है, और अल्लाह ने जिन लोगों को इल्म दिया उनको पता होता है, ठीक है जी। इंसान को नहीं पता होता, इंसान अंदाजे से ही चल सकता है, ठीक है जी। तो जो हमने एस्टिमेट किया है ये एस्टिमेशन है, हम कुछ नहीं कर सकते। जी जनाब। सर मेरे पास क्या नजर आ रहा है, क्या इस एसेट के 8,000 में रिकवर कर लूंगा? हाँ हाँ सर रिकवर कर लूंगा। ये बेटा प्रॉफिट है, कैश है, रेवेन्यू नहीं है ये, ठीक है जी। अब बताएं सर, क्या मैं ये कहूं कि मेरे पास एसेट इंपेयर हो चुका है? नहीं सर, मेरे पास एसेट इंपेयर
नहीं हुआ, क्योंकि सर मैं इसको इस्तेमाल करके 8,000 से ज्यादा पैसे रिकवर कर सकता हूं। ऐसा अब मैं आपको दे रहा हूं सर एक सवाल, पहले इसको कॉपी करें, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं सर। सर सीधी सी बात है, ये जो 8,900 ये प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, आगे आ रहा है बेटा, रुक जाओ रोज हो जाता तो पीपी को कैसे रिकॉर्ड करते, ये भी आगे आ रहा है, रुक जाओ अगला सवाल में ही आ रहा है। फेयर वैल्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट। फेयर वैल्यू का मतलब है उसको मार्केट में कितने में बेच सकते हैं, कैरिंग अमाउंट का मतलब है मेरी बुक्स में कितने में रिकॉर्डेड है। 10,000 का खरीदा था, 2,000 का डेप्रिशिएट होने के बाद ये 8,000 का आ चुका है, इसको बेचने जाऊंगा तो कितने का बिक जाएगा, 6,500 रुपए का। रिकवरेबल अमाउंट 900 नहीं होगी, खुदा के बंदे प्रॉफिट की बात यार देखो, रिकवरेबल अमाउंट का मतलब ये, इसको मैं चलाऊंगा ना तो मुझे क्या मिलेगा, 8,900 मिलेगा ना, ये रिकवर हो सकते हैं। प्रॉफिट नहीं निकालना है कि 8,000 और 8,900 का डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट बुक कर दो, नहीं, मुझे सिर्फ ये देखना है, मुझे टेंशन किस चीज की है कि जो मेरा एसेट 8,000 रुपए का आ रहा है, ये 8,000 कमा के भी दे देगा नहीं। बिल्कुल सैयद बिलाल पूछ लो, इंपेयरमेंट लॉस बिल्कुल एक नॉर्मल लॉस होता है। तो टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा, 4 साल के बाद, 4 साल बाद क्या बचता है मुझे बताओ। ये इंपेयरमेंट टेस्टिंग कब हो रही है, अभी हो रही है, अभी 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 राइट नाउ, ठीक है जी, 1 साल के बाद यानी। सर अगर डेप्रिशिएट हमने कर दिया 8,000 हो गई वैल्यू, तो फिर फेयर वैल्यू 7,000। बेटा यार सीधी सी बात है मेरा भाई, जब मैं एक एसेट को डेप्रिशिएट करता हूं तो मैं अपने हिसाब से लेके चल रहा होता हूं कि इसकी लाइफ 5 साल है, हर साल 2-2 हजार करके मैं इसको एक्सपेंस आउट कर दूंगा। लेकिन सर क्या ये जरूरी है कि मार्केट में भी उसकी वही वैल्यू हो। सर मैंने एक गाड़ी खरीदी थी सिटी, ठीक है ना, अभी पहले 2 मिनट के लिए सवाल रोक दो ताकि मैं तुम्हारे सारे सवाल एक साथ एड्रेस कर लूं। सर मैंने एक गाड़ी खरीदी ना, वो गाड़ी मैंने खरीदी थी मिसाल के तौर पर 21 लाख रुपए की, ठीक है, उसको मैंने 3 साल चलाया, मैंने सोचा 5 साल, ये 6 सालों में गाड़ी खत्म हो जाएगी, मैंने उसको डेप्रिशिएट किया, उसकी वैल्यू सर चलाने के बाद कुछ 16 लाख रह गई, ठीक है, 16 लाख रह गई। अब बताओ मैं मार्केट गया और मुझे अभी भी सर उसके 22 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो क्या मैं उसको 22 पे ले आऊंगा, नहीं सर नहीं, 16 लाख मेरे बुक्स की वैल्यू है, मार्केट में क्या मिल रहा है वो फेयर वैल्यू है, मार्केट में क्या मिल रहा है वो फेयर वैल्यू, मार्केट में सर आप उससे क्या हासिल कर सकते हो उसकी फेयर वैल्यू है, ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे सर दोबारा बड़ा बेसिक सेट कॉन्सेप्ट सर पूछ रहा हूं, बताओ सर मेरे पास जो एसेट मैंने खरीदा था कितने में खरीदा था, उर्दू में बेटा, एक आराम आराम से सवाल पूछो, 5-5 लाइन के सवाल लिख के पूछ रहे हो। अगर आपकी सिटी की फेयर वैल्यू 12 होती तो क्या होती, फिर लॉस हो जाता सर मुझे, ठीक है जी, फिर मुझे देखना पड़ता है इसको। अब बताएं सर अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास क्या एसेट के 8,000 रुपए रिकवर हो जाएंगे, हाँ सर रिकवर हो जाएंगे, कैसे, बेच के चला के, बेच के चला के, फिर रिपीट कर रहा हूं, बेच के चला कर सर कितने रिकवर हो जाएंगे सर 8,900, तो मुझे इस एसेट को इंपेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा सर लिखिए एक सवाल, शाबाश कॉपी करें इसको, शाबाश। मुझे बताओ कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है, हमारी बुक्स में एसेट डेप्रिसिएशन के बाद कितने रुपए पे रिकॉर्डेड है, ठीक है जी। ये कॉपी करें, फिर मैं आपको दे रहा हूं सर इसके ऊपर एक सवाल, ये प्रॉफिट रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं करेंगे अभी मेरे बच्चे, बिल्कुल सही कह रहे हो जैन, बेटा जब बिक जाए तो प्रॉफिट होगा ना, जब बिका नहीं है तो प्रॉफिट नहीं होगा ना, जब बिका नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है, जब बिका नहीं है तो प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, प्रॉफिट बिकने के बाद होता है, बिकने से पहले नहीं, लॉस आप जल्दी बुक कर लोगे, लॉस है ही नहीं मेरे बच्चे असगर इसमें। क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, अच्छा पूछ लो आप मेरे बच्चे, अच्छा पूछ लो आप मेरे बच्चे क्वेश्चन। 8,900 फ्यूचर की वैल्यू, सर ये फ्यूचर वैल्यूज की प्रेजेंट वैल्यू है, ये भी हम निकालना सीखेंगे खुबैब। जी जनाब, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बिल्कुल अप्लाई हो रहा है, हम गेन बुक नहीं कर रहे हैं, लॉस होगा तो हम बुक करेंगे गेन बुक
नहीं करेंगे। जाने जी, बड़े हैं एक्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पहला। इंपेयरमेंट है ही नहीं मेरे बच्चे इसके अंदर। हरीशा बेटा इसमें हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, हमने बस ये देख लिया कि हमें 8,000 रुपए अपने एसेट के मिल रहे हैं, तो हमने 8,000 रुपए हम रिकवर कर लेंगे, तो हमने सर इसको इंपेयर नहीं किया। ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, और सुनो, ये तुम लोगों को बचपन का कॉन्सेप्ट तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, जो तुम लोगों ने 18 से 24 में पढ़ा था, ये पहले कॉपी कर लो तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम लोगों से और पूछूं, और फिर उसके बाद मैं तुम लोगों को एक सवाल दूं। पहले इसको कॉपी कर लो, ठीक है ना। इंपेयरमेंट लॉस जब आएगा जब आप रिकवर नहीं कर पाओगे अमाउंट, गेन आप बुक नहीं करोगे। इंपेयरमेंट गेन नाम की कोई चीज नहीं होती। बढ़ जाए मेरे बच्चे, आना से 1 मिनट कर लो उसको कॉपी। नहीं करेंगे मेरे बच्चे प्रॉफिट बुक, याद रखना हम प्रॉफिट बुक नहीं करते। IS2 याद आ रहा है, IS2 याद आ रहा है, IS2 क्या कहता था, इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। NRV ऊपर चली जाती थी तो गेन बुक करते थे, और हम गेन बुक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम गेन बुक इसलिए नहीं करेंगे कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें मना करता है गेन बुक करने से। इंपेयरमेंट इस सिचुएशन में ओसामा बिल्कुल नहीं है, 0 रुपए की इंपेयरमेंट है। जी मेरे बच्चे अज्यूम किया मैंने, सवाल में गिवन हो गई है। बड़े हम आगे दोस्त, बढ़ जाए। अच्छा जी सर, अब आए जरा सर मेरे सवाल का, आपने बड़ा बेसिक से जवाब देना सर। सुन, बताया मेरे पास एक एसेट है जिसकी कॉस्ट सर 1 जनवरी 2016 को मैंने खरीदा सर इसको, इसकी कॉस्ट आ रही है जनाब कोई रुपीज 1,20,000। ठीक है जी सर। 2 years लेटर, उर्दू में इसका मतलब है 2 साल बाद। बेटा आ रहा है, जब इंपेयरमेंट आएगा शायद उसी वक्त हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, कैसे वो आप देख लो। ठीक है जी। अब बताएं सर, मेरे पास 1,20,000 का मैंने एसेट खरीदा, कितने साल इसकी लाइफ है सर? इसकी लाइफ सर 8 साल है। 2 साल बाद, 2 years लेटर सर, हमने क्या किया, इसको चेक किया, तो पता चला कि सर इसकी फेयर वैल्यू है मार्केट में 50,000, और इसकी कॉस्ट टू सेल मार्केट में ले जाके बेचने का खर्चा है 5,000। ठीक है जी। और सर हमारे पास नेट बच रहा है कितना, 45,000। सर मैं इसको अगर अभी चलाता जाऊं वैल्यू इन यूज इस्तेमाल करूं, तो मजीद मजीद अगले 6 सालों में मुझे ये सर 62,000 जनरेट करके देगा। कितने? 62,000 जनरेट करके देगा। बिल्कुल बिलाल सही कह रहे हो। तो अब बताएं, मुझे बताएं कि ये एसेट इम्पेयर्ड है या नहीं है, मुझे इसकी जर्नल एंट्रीज पास करके दें। 1 जनवरी को मैंने खरीदा, 8 साल इसकी यूजफुल लाइफ है। 2 साल बाद 2 साल बाद मैं इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहा हूँ, और इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहा हूँ तो सर इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 45,000 है। सर इसकी वैल्यू न्यू 62,000। शाबाश, चेक करके बताओ ये इम्पेयर्ड है या ये नहीं है। इंपेयरमेंट निकाल के दो, शाबाश अगर है तो। माज इसमें इंपेयरमेंट है, चेक करो। अजान इसमें इंपेयरमेंट है मेरे बच्चे। शाबाश यार, आसान चीज है ये तो, जान मारो, शाबाश। मैंने ये बताया कि बताओ इसमें इंपेयरमेंट है या नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये 28 वाला जवाब सही है। 28 वाला जवाब सही है। 43 नहीं नहीं नहीं, 28 28 कैसे? अब देखना, अगर आंखें खोल के देखना, ऑनलाइन में भी तुम लोग यहां आओ रहे हो। चलो कराऊं, तैयार हो?
कर लो खुद से कर लो, शाबाश। वेरी गुड यार, लगे लड़के लगे हुए, शाबाश, गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। शक्ति बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा, शाबाश। अब्दुल कुद्दूस कर लिया तुमने खुद से, 28 बिल्कुल सही। असगर बिल्कुल सही। हसैन बिल्कुल सही बेटा, शाबाश जी। वजीर रजा बिल्कुल सही मेरे बच्चे। लाइबा बेटा बिल्कुल सही। चलो जी, अब अगर सर मैं इसको करवा रहा हूँ सर, मुझे सबसे पहले एक चीज ये बताओ, मैंने जब इसको खरीदा होगा मैंने जनरल एंट्री क्या पास की होगी सर? जब मैंने खरीदा मैंने जनरल एंट्री क्या पास की सर? 1 जनवरी 2016 में क्या जनरल एंट्री पास की? ईपी डेबिट कितने सर? कितने से? 1,20,000। और कैश क्रेडिट कितने से? 1,20,000। डन। कोई इशू, कोई पंचायत, कोई पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम? अक्सर मेरे बच्चे गलत आ रहा है तुम्हारे जवाब, 26 नहीं 28 है। फिर इसके बाद बताओ, मैंने 31 दिसंबर को इस पे 2016 पे इस पे डेप्रिसिएशन बुक किया होगा, कितना? डेप्रिसिएशन डेबिट मेरे बच्चों 1,20,000 डिवाइडेड बाय कितने? 8 साल की लाइफ। सालाना डेप्रिसिएशन कितना कितना कितना? सालाना डेप्रिसिएशन कितना? 15,000। एक्सेलेंट सर। डेप्रिसिएशन डेबिट 15,000। फिर सर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से मेरे बच्चों? 15,000। वेरी गुड सर। फिर 31 दिसंबर सर 2017, एक साल और आगे, फिर डेप्रिसिएशन कितने का? 15,000। फिर अलाउंस क्रेडिट कितने से? 15,000। बताओ इस एसेट को हमने कितने साल इस्तेमाल कर लिया? कितने साल इस्तेमाल कर लिया? 2 साल। 2 साल। बताओ इसकी कॉस्ट कितनी थी? 1,20,000। बताओ इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 2 सालों का? 30,000। बताओ इसकी नेट बुक वैल्यू, इनके साइन कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं, कितना? 90,000। ऐसा नेट बुक वैल्यू साइन कैरिंग अमाउंट 90,000, ऐसा ही है। अब बात करो, ये 90 कमा के दे सकते हो? सबसे पहली चीज, बेचें तो फेयर वैल्यू कितने पे जाएगा? कितने पे जाएगा फेयर वैल्यू? कितने पे जाएगा? 50,000 पे। कॉस्ट टू सेल कितने? 5,000। बेचूं तो क्या मिले? 45। बेचूं तो क्या मिले? 45। चलाऊं तो वैल्यू इन यूज दिया हुआ सर, पेपर में दिया हुआ है। चलाऊं तो 62,000। अब बताओ सर, अगर 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 मैं सर मुंह से रोटी खाता हूं तो मैं इसको चलाऊंगा या बेचूंगा? सर अगर मैं मुंह से रोटी खाता हूं तो मैं इसको चलाऊंगा या बेचूंगा? सर अगर मैं मुंह से रोटी खाता हूं तो चलाऊंगा या बेचूंगा सर? वेरी गुड, देखे, बेचेंगे। अल्लाह के बंदो, बेचोगे तो सिर्फ 45 मिलेंगे। इसको चलाने में कितना मिल रहा है? 62। एक मशीन को बेचने पे 45 मिल रहे हैं, चलाने पे मेरे बच्चों कितना मिल रहे हैं? 62। तो बताओ इसको हम चलाएंगे। अब बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें मैक्सिमम रिकवरी किस ऑप्शन में? बेचने में या चलाने में? मैक्सिमम रिकवरी किसमें? मैक्सिमम रिकवरी किसमें? बेचने में, चलाने में? किसमें? चलाने में। तो सर मैं इसको नाम दे रहा हूं किस चीज का? रिकवरेबल अमाउंट। क्या नाम दे रहा हूं सर मैं इसको? रिकवरेबल अमाउंट। क्या नाम दे रहा हूं मेरे बच्चों? मैं नाम दे रहा हूं सर रिकवरेबल अमाउंट। बताओ रिकवरेबल अमाउंट कितना है सर इसके? रिकवरेबल अमाउंट कितना है? रिकवरेबल अमाउंट मैक्सिमम ऑफ 2, हायर ऑफ 2, दैट इज 60। भाई मैं कह रहा हूं एसेट से मैं मर भी जाऊं 62,000 से ज्यादा नहीं कमा सकता, ऐसा? तुम कितने पे एसेट को चला रहे हो? 90 पे। जब इससे ज्यादा कमा नहीं सकते भंगी, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसको इम्पेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इम्पेयर करना पड़ेगा। जब चला नहीं सकते तो तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा? इम्पेयर करना पड़ेगा। अब बताओ इसको इम्पेयर कैसे करूं? 90,000 से गिराऊं कैसे? नीचे कैसे लेके आऊं? सर आज ही मैं 31 दिसंबर 2017 पे ही एक एंट्री पास करूंगा। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट कितने से? सर 28,000 से, ताकि मेरा एसेट नीचे आ जाए। और क्रेडिट क्या करूंगा सर मैं? टीपी। सर हम ग्रॉस एंट्री भी पास कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट पास कर दी, कोई इशू वाली बात
नहीं है सर। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और पीपी क्रेडिट, ऐसा है, ऐसा है। कितने लोगों ने खुद से सही कर लिया था सर ये? बड़े सर आगे हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे हैं, छोटे से सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर। वेरी गुड बेटा, हर हम अक्षा, वेरी गुड मेरे बच्चों। बढ़े हम आगे, बिलाल आगे बढ़े। आसान है सर ये भी, अभी आते हैं मुश्किल वाली चीजें, रुको बढ़ जाए। सर इम्पेयरमेंट का लिटरल मतलब होता है जो आपने चीज खरीदी है वो लॉस हो जा रहा है, पीएनएल में चार्ज होगा, बिल्कुल। मेहदी रजा, थैंक यू बेटा। चले जी, एक स्टेप आगे जा रहा हूं सर, मैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूं सर। ये कॉपी करना है तो कर लो, रुक जाऊंगी। अच्छा यार, तुम लोग नमाज पढ़नी, मैं 5 मिनट में क्लास ऑफ कर देंगे ना, कोई मसला नहीं है, बस सिर्फ एक हमने एक आइडिया ले लिया आज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये इंटरेक्टिव बोर्ड तुम लोग को समझ में आ रहा है? ये तुम्हारे लिए पीडीएफ भी बन जाएगा इसका, इस इंटरेक्टिव बोर्ड से, ठीक है ना? और ये लेक्चर भी तुम्हारे लिए रिकॉर्ड हो गया प्रॉपर्ली। चलो मेरे बच्चों, एक स्टेप आगे जाते हैं सर, एक स्टेप आगे जाते हैं। सेट है, अल्लाह का नाम लेते हैं, हम एक स्टेप आगे जाते हैं सर। सर हमारे पास आ रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 2। सर इसमें हम एक चीज पढ़ेंगे सर, कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अंदर। तैयार हो मेरे बच्चों? एक सवाल है सन्नान का। सर हमारी सपोजिशन है ना कि 62,000 देगा, हो सकता है ज्यादा दे दे, जो जैसे बेड रेट्स में हम प्रोविजन बनाते हैं। बेटा बिल्कुल सही, जब हमें बाद में हमारा आइडिया चेंज होगा ना, तो हम अपने एस्टिमेट्स को चेंज करके इम्पेयरमेंट रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सेशन तो ठीक है, बट क्लासेस बहुत कम है एक वीक में। बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, क्लासेस देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अभी इतनी सख्त पाबंदी लगी हुई है क्लासेस के ऊपर कि बड़ी मुश्किल से आज हमने कैंपस खोल की क्लास ली है, ठीक है ना? बाकी के जो हमारे फेलो कॉलेजेस हैं साथ में, मैं उनके वीडियो में नाम नहीं लेना चाहता, उन बेचारों का भी, उन बेचारों का तो और बुरा हाल है। उनका तो इवन ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो पा रही प्रॉपर्ली, क्योंकि वो कैंपस पे उनके छापे लग रहे हैं। तो थोड़ा सा बुरा टाइम है, लेकिन जैसे ही बेटा ये सेट होगा ना, अल्लाह ताला फिर मामला आसान कर देगा इंशाल्लाह। हम फिजिकल क्लासेस पे जल्दी आ जाएंगे। फिर वैल्यू ज्यादा होती है तो हम ये कहते हैं कि यार हमारे पास पैसे ज्यादा आएंगे, ठीक है ना? फिर हम रिकवरेबल अमाउंट उसके हिसाब से लेते हैं, और प्रूडेंट फिर ये होता है कि हम उसको बेच भी देते, ऐसा। सर प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, मैं आपसे बड़ी बेसिक से एक चीज पूछूं सर, सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट सर। मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास जो सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है सर गवर्नमेंट ग्रांट्स का। बेसिक कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ, मैं कोई डिटेल में कैलकुलेशन नहीं कर रहा, ठीक है सर? अगर वैल्यू 90 से ज्यादा आती है तो हम कोई गेन बुक नहीं करते, इम्पेयरमेंट वाली एंट्री वापस बता दें। ये रही बेटा इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और पीपी ग्रेड। सर हमें पीडीएफ और रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी? आपको लिंक मिल जाएगा लाइबा बेटा, ठीक है जी। बुक से पढ़ेंगे आईकैप वाली या आपके मैनुअल? हमारा आईकैप का मैनुअल सर, हमारा जो मैनुअल है उसमें आईकैप की सारी चीजें कवर्ड है बेटा, ठीक है ना? और मैं फिर बता दूं, आईकैप की किताब को बगैर देखे नहीं जाओगे, किताब आईकैप की लाजमी देखनी है, लाजमी 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 देखनी है आईकैप की किताब, ठीक है ना जनाब? इम्पेयरमेंट का नॉर्मल लॉस कह सकते हैं, लेकिन इम्पेयरमेंट ही कहो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है जी। अब आए जरा सर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट की, ठीक है? अब बताओ सर, गवर्नमेंट ग्रांट दो टाइप के हैं सर, सुनना जी, या गवर्नमेंट दो टाइप की ग्रांट देती है, एक ग्रांट है और एक असिस्टेंस है। सुनिएगा दोस्त जरा कान खोल के, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है बेटा हमजा, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है सर, सुनिएगा। गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती है या असिस्टेंस देती है, इसमें फर्क है। देखो ग्रांट में क्या होता है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कैश मिल गया, ठीक है जी, कैश मिला भाई, आपका हो गया, ले जाओ भाई, बहुत जबरदस्त काम किया आपने, कितने अरसे से आरटीडी वालों तुम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हो, थक गए हो तुम लोग, कौम को तुम लोग ने इतना इतना एजुकेट किया है, ये लो 5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तुम्हें, ये हमारे लिए क्या है? ग्रांट। एआरटीटी वालों ये लो, तुम्हें हम मोबाइल मोबाइल वॉशरूम दे रहे हैं, ये लो तुम्हारे हो गए, रखो इसको अपने पास, तुम्हारे हो गए, ठीक है जी। तो मैंने कहा क्यों हमें दे रहे हो? उसने कहा बस तुम्हारे हो गए, रखो, ठीक है जी। हमने कहा ऐसी फ्री में? उसने कहा हाँ फ्री में, रखो अपने पास, तुम्हारे हो गए। एआरटीटी वालों हम तुम्हें जमीन दे रहे हैं, लैंड दे रहे हैं, आप उसमें अपना पूरा रिसर्च सेंटर बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है जी। सर गवर्नमेंट जब ग्रांट देती है ना तो कोई एसेट देती है, ठीक है जी, कोई लोन देती है
यानी कोई फिजिकल टेंजिबल चीज आपको देती है, कोई फिजिकल टेंजिबल चीज आपको हैंड ओवर कर देती है, ये लो भाई ये तुम्हारी चीज है, रखो इसको अपने पास, तुम्हारा हो गया ये, कंडीशंस पूरी करो, तुम्हारी हो गई ये चीज, ठीक है जी। असिस्टेंस सर एक ऐसी चीज है जो कोई चीज नहीं है, फिजिकल चीज नहीं है, एक हेल्प है, ठीक है जी। अब हेल्प क्या मतलब सर, किस तरह की? आपका टैक्स रेट रिड्यूस करके, 3 साल आप पेशावर में काम करो, ठीक है जी, हम आपसे कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। पेशावर में काम करो 3 साल, फैक्ट्री लगाओ, कितना रिस्की काम है पेशावर में काम करना। पेशावर में जो है ना वो आप काम करो और 3 साल तक काम करो, हम आपको आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है जी। वेरी गुड सर। एक बच्चे ने पूछा जब गवर्नमेंट लोन देगा तो वो मेरा कैसे हुआ? सर गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है या बहुत कम इंटरेस्ट चार्ज करती है, इसको हम कहते हैं सब्सिडाइज लोन। क्या कहते हैं? सब्सिडाइज लोन। ग्रांट हमेशा फिजिकल फॉर्म में होगी, ठीक है जी। असिस्टेंस हेल्प होगी, टैक्स रेट कम कर दिया, ठीक है जी, टैक्स रेट कम कर दिया। अब देखो इसकी अकाउंटिंग नहीं हो सकती, अकाउंटिंग इसकी नहीं हो सकती, हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर गवर्नमेंट ने आपको अपनी रिसर्च के लोग दे दिए कि यार ये रिसर्च के लोग हैं, ठीक है जी, रिसर्च में आपको असिस्टेंस दे दी कि भाई हम आपको असिस्टेंस दे रहे हैं, रखो अपने पास, ठीक है जी, रखो अपने पास। ये लोन वापस रिटर्न करते हैं, बाजू का सर लोन रिटर्न नहीं करना होता, बाजू का रिटर्न करना होता है। फॉरगिवेबल लोन भी होता है सर और नॉर्मल लोन भी होता है। अगर नॉर्मल लोन होता है तो उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है, ठीक है जी। अच्छा सर, गवर्नमेंट ने हमें हमें एक रोड बना के दे दिया, रोड मेरे बाप का नहीं है, ये रोड मेरे बाप का नहीं है, रोड बना के दे दिया, रखो अपने पास, चलाओ। ये रोड पे और लोग भी चलेंगे, आपको भी दे देते हैं सर, मिसाल के तौर पर आपकी फैक्ट्री कराची से करीब हो जाएगी, ठीक है जी। तो सर मेरे पास नेक्स्ट क्लास में ऑडियो से क्वेश्चन पूछना यार थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि सबकी ऑडियो खोल देंगे तो 200 आवाजें आ रही होगी, इस वक्त भी कोई 220 लोग ऑनलाइन है। तो सर गवर्नमेंट आपको कोई हेल्प करे, टैक्स रेट कम करके रिसर्च में असिस्टेंस दे दे, ठीक है जी, और मतलब आपको कोई रोड वोड बना के दे दे, कोई आपको दरख्त उगा के दे दे, ये चीजें आपकी नहीं है, ये चीजें आपकी नहीं है, ये आपकी नहीं है, ठीक है जी। टैक्स रेट में कमी कर देना, अकाउंटिंग नहीं कर सकते इसकी, आपको एसेट या लायबिलिटी बुक नहीं कर सकते, ठीक है जी। आर्ट वाला रोड बहुत खराब है, अगर गवर्नमेंट हमें बना के दे देगी तो हम कहेंगे गवर्नमेंट ने हमें असिस्टेंस दी, हमें ग्रांट नहीं दी। अब एक चीज दिमाग में रखना, इसकी क्लासिफिकेशन क्यों की गई है, याद रखना सर, इसकी अकाउंटिंग हम करते हैं, इसकी अकाउंटिंग नहीं होती, इसको सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया जाता है कि भाई ये हमारे साथ हो रहा है, ये हमें दिया जा रहा है, ठीक है जी। नोट कर ले सर, शाबाश, हाथों हाथ, हाथों हाथ। ग्रांट कंडीशन फ्री भी होती है, कंडीशन वाली भी होती है, आसान दोनों चीजें होती है मेरे बच्चे से। टैक्स रिबेट की अकाउंटिंग हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती सर, जिस दिन टैक्स आएगा उसी दिन हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे, एसेट या लायबिलिटी के तौर पर बुक नहीं हो सकते। शाबाश जी, इसको कॉपी करेंगे सर। अब रिपीट कर रहा हूं मैं, ग्रांट फिजिकल फॉर्म में कोई एसेट देना, कोई सब्सिडाइज लोन देना, कोई फॉरगिवेबल लोन देना, जमीन देना, एसेट दे देना, ठीक है जी, ये मेरे पास ग्रांट है, ठीक है जी। जो हेल्प है वो मैं सिर्फ डिस्क्लोज करूंगा, उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकता मैं, ठीक है जी। यार देखो अब मुझे एक बात बताओ, मुझे गवर्नमेंट ने जो है ना वो रोड बना के दे दिया, रोड मेरे बाप को थोड़ी मैं उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करूँ। सब्सिडाइज लोन क्या होता है सर? सब्सिडाइज लोन कम इंटरेस्ट रेट के लोन, लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन, मार्केट में 16% चल रहा है, हम आपको 5%। डिस्क्लोज हम इंग्लिश में लिख देंगे कि सर द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड अस अ रोड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, बिल्ड अप अ रोड ड्यूरिंग द ईयर फॉर अस इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू द सिटी, ठीक है जी, ये हमारे लिए फायदा है। तो डिस्क्लोजर का मतलब होता है अंग्रेजी में बता देना, उसकी अकाउंटिंग नहीं करना, ठीक है जी, रिकॉर्ड नहीं करना, रिकॉग्नाइज नहीं करना, सिर्फ डिस्क्लोज करना, ठीक है जी। लास्ट में क्या लिखा है? डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज, ऐसा। अब बताओ अकाउंटिंग किसकी करोगे, ग्रांट की, असिस्टेंस की? जी मलिका बेटा, डिस्क्लोज करने का मतलब है आप अंग्रेजी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक लाइन लिख दोगे यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कि गवर्नमेंट वाज जनरस इनफ कि हमें एक रोड बना के दे दिया। अब बताओ अकाउंटिंग किसकी करेंगे? ग्रांट की, रिकॉर्ड होगा, एसेट, लायबिलिटी। लेकिन सर असिस्टेंस की अकाउंटिंग नहीं होती, असिस्टेंस को हम क्या करते हैं? डिस्क्लोज करते हैं। ये देख लो, बाद में पूछूंगा मैं, ठीक है जी। नमाज का सर टाइम जा रहा है, हम यहाँ अपनी क्लास ऑफ कर रहे हैं, और सर मैं भी फेसबुक पे एक वो क्या नाम है अपना, एक पोस्ट डाल दूंगा। आपका जो ऑनेस्ट जेन्युइन फीडबैक है वो आप उस पर दें जाके, तो कि आपको ऑनलाइन क्लास कैसी लगी, पढ़ाने का मेथड कैसा लगा, इंटरेक्टिव जो बोर्ड हमने यूज किया वो कैसा लगा। तो यहाँ भी मुझे आप फीडबैक दे सकते हो।
अच्छा लगा तो मुझे बता दो, ठीक है जी। और कल से सर देखिए मैंने जो है ना वो आगे के क्वेश्चन ऑलरेडी इसके ऊपर बना के रखे हैं, ठीक है, ये आगे आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आप इसको यहाँ सॉल्व करते रहोगे मेरे साथ साथ, ठीक है जी। अल्लाह आप सबको बेटा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगली क्लास के लिए आपको जो है ना वो लिंक आ जाएगा, और एक आध क्लास के बाद फिर हम इसको अपने स्टूडेंट्स तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है जी, ताकि जिन जिन लोगों ने फीस पे की उसी को हम लिंक दें, उसी को हम पासवर्ड दें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको बहुत बहुत खुशियां दे बेटा, और अल्लाह तुम्हें खुश रखे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज, और अल्लाह तुम लोगों को वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। अल्लाह हाफिज।